दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत जब हम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि वो जो पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर रहे हैं उनमें विनिंग स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी निकल के आ जाते हैं जो कि कुछ सालों के बाद भी हमें लूजिंग साइड पर रख रहे होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि हाउ लूजिंग इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आवर पोर्टफोलियो। बात करेंगे सर्टेन कंपनियों के एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे कुछ लूजिंग कॉम्बिनेशंस। स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जनरली कुछ सर्टेन स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, राइट। अब पोर्टफोलियो में आप ध्यान दीजिए तो एक स्टॉक सर्टेन यहाँ पे 93% के आसपास नीचे है, दूसरा स्टॉक यहाँ पे करीब 56% के आसपास नीचे है। वहीं पे अगर विनिंग कॉम्बिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो सर्टेन विनिंग कॉम्बिनेशन है वो करीब 3000% के आसपास है, दूसरा यहाँ पे करीब 2400% के आसपास है। तो यहाँ पे ये सर्टेन पोर्टफोलियो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि कंपनियां बेसिकली जब भी हम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हमें नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकती हैं, हमें पॉजिटिव रिटर्न्स भी दे सकती हैं। तो जो बेसिकली लूजर्स हैं हमारी पोर्टफोलियो में वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें हमारी पोर्टफोलियो को, ये हमारा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। अब कैसे फोकस करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, इन सभी के बारे में आपको आगे वीडियो में डिटेल में समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट बात हमें देखनी है एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक डिसाइड करते समय, यानी कि लॉन्ग टर्म की जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हैं तो किस बात का हमें ध्यान देना है। हमें एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है कि जो हमारा मार्केट है, हमारा मार्केट छोटी अवधि में बेसिकली अगर हम शॉर्ट टर्म में देखने लगे तो कुछ ऐसे मूव करता है, ठीक। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो आपको कुछ ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि शॉर्ट टर्म में हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहता है और लॉन्ग टर्म में ये आपको हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न बनाते हुए देता है। तो बेसिकली हमें फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर, ना कि शॉर्ट टर्म की वोलाटिलिटी पर, ठीक। अब यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि शॉर्ट टर्म की वोलाटिलिटी को हम कट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कुछ लूजिंग कॉम्बिनेशंस हमारे पोर्टफोलियो में निकल के आ जाते हैं। तो उन बातों पे कैसे हमें गौर करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक। तो हमने मार्केट एनालिसिस देख ली कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली वोलाटाइल रहता है। सो बेसिकली हमें ये रिमाइंड करता है कि पहले से तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करें, ठीक। हमने देखा कि मार्केट हमारा वोलाटाइल रहता है शॉर्ट टर्म में, ऐसे में हमारी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस वोलाटिलिटी को हम कैसे टैकल करते हैं, किस माइंडसेट के साथ टैकल करते हैं। सो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, मार्केट के मूवमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है, चाहे हम ट्रेडिंग के लिए उसे इस्तेमाल करें या इन्वेस्टमेंट के लिए। सो एक सीमलेस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस के लिए आप ट्राई करिए ब्लिंकएक्स। ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सॉलिड फीचर्स के साथ आपको जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ नए यूजर्स के लिए खासतौर पर ब्लिंकएक्स की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट आया है जिसके तहत पहले 2 महीने का ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। यानी कि इस प्लान के जरिए आप एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे और करेंसी में 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनके ऐप पर मिलती है फ्री रिसर्च कॉल्स जिसके जरिए एक्सपर्ट्स की मदद से आपको बताया जाता है कि स्टॉक में कब एंट्री करनी है, टारगेट क्या होना चाहिए, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये बेसिकली आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है और इसे बेहतर भी बनाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ब्लिंकएक्स का जो फ्लैश ट्रेड फीचर है आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। ये फीचर एटीएम यानी कि एट द मनी
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे बेस्ट ऑप्शंस फिल्टर करता है। यहाँ पे हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं एंड एक ही क्लिक में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो बेसिकली इससे आपका टाइम भी बचेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं ब्लिंकिक्स और अपनी ट्रेडिंग को एफर्टलेस एंड ब्रोकरेज फ्री बना सकते हैं। लिंक्स और डिटेल्स हमने ब्लिंकिक्स का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ लूजिंग इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आवर पोर्टफोलियो। अब हमारी पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10 कंपनियां हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। अब उन 10 कंपनियों में ऐसा हो गया कि भाई 8-9 कंपनियां जो है 80-90% इरोड हो चुकी हैं, यानी कि उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3-4-5 सालों में 80-90% की गिरावट हो चुकी है। तो ऐसी पोर्टफोलियो अगर हमारे पास है तो ये पूरा का पूरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इरोड करके रख देगी, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जीरो के आसपास आने लगेगा। ऐसे में हमें फोकस करना चाहिए ओवरऑल कंपनियों की एनालिसिस पर। जब हम इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब हम फिल्टरिंग कर रहे हो कंपनियों की, जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो बेसिकली 10 कंपनियों की, तो ऐसे में 10 की 10 कंपनियों की हमें थॉरो एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। और बिजनेस सेगमेंट में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगले 10, 15, 20 सालों में क्या वो बिजनेस एटलीस्ट सस्टेन कर पाएगा या नहीं। सो बेसिकली पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास अगर पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमें लूजिंग साइड पे रख रहे हैं, तो ऐसे में कैपिटल एरोजन होता है हमारी पोर्टफोलियो में। तो इस बात का हमें ध्यान देके चलना है। इसके साथ ही साथ हमारे पास इन्वेस्टेड रहते हुए सर्टेन कंपनी में जो कि हमारी पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग का कारण बन रहा है, हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आरकॉम और बजाज फाइनेंस एक ही टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल थे इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे में आरकॉम में इन्वेस्टमेंट किया, बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट किया, दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, तो आप क्लियरली फिगर आउट कर सकते हैं कि आरकॉम वाला इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल को इरोड कर रहा होता है लॉन्ग टर्म में। यानी कि अगर हम सर्टेन कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्टेड हो चुके हैं, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहते हुए फंड्स हमारा यूटिलाइज हो चुका होता है। तो ऐसे में हमें फोकस करना चाहिए कैश पार्ट पर भी। तो हमारे पास सरप्लस कैश भी रहना चाहिए मार्केट में अदर अपॉर्चुनिटीज के इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्टेन वेल्थ इरोडिंग एग्जाम्पल्स हमने ले रखे हैं। अब एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे लाइव प्राइसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं एंड ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस होते हैं जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी उसी तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिले। ठीक, तो यहाँ पे हमने 2008 जो भी पीरियड है इनका पीक ईयर हमने ले रखा है। यहाँ पे प्राइसेस हमने पीक प्राइसेस ले रखे हैं, उसके बाद हमने रीसेंट प्राइसेस ले रखे हैं। अब ये रीसेंट प्राइसेस लाइव प्राइसेस नहीं है। यहाँ पे कितना इरोजन किया है इन्होंने अगर पोर्टफोलियो में किसी के है तो वो हमने ले रखा है। तो आरकॉम देखिए 850 रुपये से सीधे 1.5 रुपये के आसपास, सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे 400 रुपये के आसपास से सीधे 50 रुपये के आसपास, 88% का इरोजन, यहाँ पे 99.8% का इरोजन आरकॉम में। येस बैंक यहाँ पे देखिए तो करीब 94% का इरोजन। DHFL तो डीलिस्ट ऑलरेडी हो गई। जेट एयरवेज यहाँ पे एक तरह से बंद की कगार पे है, 97% का इरोजन। MTNL में यहाँ पे देखिए तो करीब 85% का इरोजन। तो बेसिकली कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आती है। तो अगर ऐसी कंपनियां हमारे पास हैं हमारी पोर्टफोलियो में जो कि 3, 4, 5, 6, 7 सालों से हमारे वेल्थ को इरोड करती आ रही हैं, तो उनकी एनालिसिस रिविजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सर्टेन कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा था, बैंक्रप्सी के कगार पे आ चुकी है, साथ ही साथ यहाँ पे डेट अगेन बहुत ज़्यादा, अदर डिलेज, कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट इश्यूज, फ्रॉड, बैंक्रप्सी, मिसमैनेजमेंट, कंपटीशन, पुअर एफिशिएंसी। तो बेसिकली आप ध्यान दीजिए तो कंपनियों में डेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमेशा जब भी हम एनालिसिस कर रहे हो तो कंपनियों के पास जो डेट है वो कितना ज़्यादा है और साथ ही साथ कैसे उस डेट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लोन्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसकी स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कुछ वेल्थ कंपाउंडर्स का, तो आप देखिए कुछ सर्टेन कंपनीज हैं जिन्होंने कि 40% CAGR से ग्रोथ की दिखाई है,
कुछ कंपनी है 30% के CAGR से ग्रोथ दिखाई, कुछ कंपनी है 20% के CAGR से, कुछ कंपनी है 18% के CAGR से। तो बेसिकली 10,000 रुपये यहाँ पे 500 करोड़ रुपए बन गए, 10,000 यहाँ पे 2 करोड़ रुपए बन गए, 1 लाख यहाँ पे 1 करोड़ बन गए, 1 लाख यहाँ पे करीब करीब 90 लाख बन गए। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो में कुछ कंपनियां वेल्थ इरोडिंग वाली कंपनियां भी होंगी, कुछ कंपनियां वेल्थ कंपाउंडिंग वाली भी कंपनियां होंगी। तो अब यहाँ पे ऐसे में हमारी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन के साथ इनमें मनी एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास मान लीजिए कि 8-9 कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में जो कि रहेंगी। अब उन 8-9 कंपनियों में से ऐसा अगर हुआ कि 2, 3, 4, 5 कंपनियां भी फेलियर के कगार पे आ गई, यानी कि उनमें पैसा बहुत ज़्यादा इरोड हो गया, तो आपकी जो बाकी बची हुई 5-6 कंपनियां हैं वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट के द्वारा जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है इन सभी बाकी कंपनियों में जो कि लॉस दिखा रही हैं, इसको नलीफाई कर देंगी। अगर आपके पास जो 4-5 कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं, तो ऐसे में हमें थॉरो एनालिसिस के साथ डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेसिकली कई तरह के सेक्टर्स भी हम फोकस में लेके चल सकते हैं एंड रिस्क को कम करने के लिए हम मनी एलोकेशन इनमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ SIP मैटर करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब SIP का मतलब है कि मान लीजिए हमने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी सर्टेन कंपनीज में, मान लीजिए 7-8 कंपनीज में, तो ऐसे में उस सर्टेन स्टॉक में जब गिरावट होती है और हमें लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो उसमें एवरेज आउट करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं रहेंगे। तो ऐसे में SIP मैटर करता है, क्योंकि जनरली SIP का अगर हम एग्जांपल लें तो मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर हम 500 का देखें तो यहाँ पे आप देखिए 500 पे केवल 12% के साथ सर्टेन जितना भी पीरियड हम बढ़ाते जाएंगे तो आप देखिए ये जो पर्टिकुलर रिटर्न्स है ओवरऑल ये बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बढ़ा दिया 240 कर दिया, तो रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी को कर दें 400 मंथ्स तो यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली मार्केट में जो है ये मैटर करता है टाइम, यानी कि कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं मार्केट में, ड्यूरेशन मैटर करता है। लॉन्ग टर्म हम इसीलिए कहते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि बेसिकली जो होराइजन हो एटलीस्ट 10, 15, 20 सालों का हो, तब जाके कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में भी वेल्थ इरोडर्स आते हैं। हमने देखा हमारी पोर्टफोलियो में ही करीब करीब 96% के आसपास लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल के आ रही, डाइवर्सिफिकेशन और टाइम। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं कंपनियों की, तो उसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में फिलहाल किसी दिन डिटेल में बात की जाएगी किसी सर्टेन वीडियो में, लेकिन यहाँ पे अगर हम कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जज करें ये जानना है तो हमें बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट डाटा दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंपनी देखिए, जून 2022 में 71% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, FIIs DIIs बिल्कुल नहीं थे, पब्लिक यहाँ पे 29% थी और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स केवल 605 शेयर होल्डर्स थे इसमें। अब ध्यान दीजिए समय के साथ सितंबर 2022, 23, दिसंबर 24, दिसंबर 24, यहाँ पे दिसंबर 24 आते आते आप ध्यान दीजिए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करीब करीब 1 लाख के आसपास हो चुके हैं। 62% प्रमोटर्स रह गए, थोड़े बहुत यहाँ पे FIIs DIIs आए हैं, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कंपनी में और वो परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि प्रमोटर्स उसमें कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, तो फिर हमें ऐसे स्टॉक्स को रिविजिट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स फिर हमारी पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हम सेल्स वगैरह का रिकॉर्ड देखते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे सेल्स बेसिकली इंप्रूव होनी चाहिए, ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए
प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ती रहनी चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर सेल्स बढ़ रही है, जैसे इस केस में आप देखिए सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट या अगर हम ध्यान दें तो इनके जो बैलेंस शीट है उसमें कहीं ना कहीं से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आप ध्यान दीजिए तो इनके जो एसेट्स हैं, अदर एसेट्स, यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस देखिए आपको 922 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लायबिलिटीज और एसेट्स में यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिल रही थी। तो बेसिकली हम अगर थोड़ी बहुत एनालिसिस भी करें तो वहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि कंपनियों में जो हो रहा है वाकई में धरातल पे जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या हमें इनके रिपोर्ट्स में भी दिख रही है या नहीं। ठीक, और इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली हमें बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं। अब 2.45 का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बट हमने देखा कि फंडामेंटल्स में कहीं ना कुछ हेरा फेरी चल रही है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है डज नॉट मीन कि वो अंडर वैल्यूड ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग ऑलरेडी 36% के आसपास हो चुकी है, डेट 1372 करोड़ का है, 200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है, प्राइस कम होते होते 1372 करोड़ का यहाँ पे डेट है। और अगर हम डेट टू इक्विटी पे ध्यान दें तो डेट टू इक्विटी 2.33 के आसपास है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 2 का है। तो बेसिकली इन 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर से हमें क्या चेंजेस हुए हैं कंपनियों में, फंडामेंटल्स डिग्रेड हुए हैं या नहीं, ये सब क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हमें बेसिकली समय समय पर अपनी पोर्टफोलियो को रिविजिट करना चाहिए और जो भी हमारी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि कहीं वो हमारी पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनियां हमारी पोर्टफोलियो में रहते हुए हमारी पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर करिए, कोई भी सवाल हो आपका कमेंट करना ना भूलिए। और ब्लिंकिट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था तो ब्लिंकिट्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।